हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले BSOC 132 की यूनिट 7 रिलीजन। ओके, चलिए स्टार्ट करने वाले 7.2 सोशोलॉजिकल थ्योरीज एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड सोसाइटी। देखिए, हम सोशोलॉजी में रिलीजन को पढ़ रहे हैं, यानी कि धर्म को पढ़ रहे हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है किसी भी सोसाइटी का। तो अभी हम इंडियन सोसाइटी को पढ़ रहे हैं, तो हम इंडियन सोसाइटी में क्या क्या रिलीजन की थ्योरीज रही है, किस तरह से थ्योरीज आई और कौन कौन से रिलीजन हमारे इंडिया में फॉलो किए जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले जब हम रिलीजन को पढ़ने जा रहे हैं तो उसकी हम सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि सोशोलॉजी के अकॉर्डिंग रिलीजन क्या है। तो सोशोलॉजी के अकॉर्डिंग रिलीजन समझने के लिए पहले हमें 3 सोशोलॉजिस्ट के बारे में समझना पड़ेगा। कार्ल मार्क्स, इमानुएल डर्किम एंड मैक्स वेबर। ये तीनों सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने रिलीजन के बारे में अलग अलग अपनी थ्योरीज दी है। ओके, चलिए सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की बात करें। रिलीजन इज़ अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन नॉट कंसर्न विद थियोलॉजिकल इश्यूज। रिलीजन को बोला जाता है कि रिलीजन की वजह से, धर्म की वजह से ही जो है इंसान बने हैं। ये कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, थ्योरेटिकल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। डिफाइंड एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन फोकसिंग ऑन वाई पीपल बिलीव इन गॉड। सोशोलॉजी में जो है रिलीजन, उसको हम ये मानते हैं कि ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और इसकी वजह से हम ये सीखते हैं कि लोग के क्यों भगवान में विश्वास करते हैं। ओके, क्लासिकल सोशोलॉजी फिगर्स आर कार्ल मार्क्स, इमानुएल डर्किम एंड मैक्स वेबर। चलिए स्टार्ट करते हैं इमानुएल डर्किम के बारे में। स्टार्ट करते हैं पहले। इमानुएल डर्किम एक सोशोलॉजिस्ट थे। उनके अकॉर्डिंग जो सोशली कंस्ट्रक्टेड रिलीजन होता है, रिलीजन शेप्ड बाय प्रिवेलिंग सोशल कंडीशन, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, स्टडीड प्रिमिटिव ग्रुप्स टू अंडरस्टैंड रिलीजन इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। देखिए, इनके अकॉर्डिंग जो था ना रिलीजन यानी कि धर्म, वो किसी सोसाइटी ने बनाया। ये अपने आप नहीं बनाया, ये सोसाइटी के थ्रू बनाया गया है। और रिलीजन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो विश्वास और एक प्रथाएं। विश्वास क्या होता है कि कोई भी ग्रुप एक सेम जो कोई भी सोशल स्ट्रक्चर या ग्रुप एक पर्टिकुलर आइडिया को मानता है, थ्योरी को मानता है और उस पर विश्वास करता है, और उसके अकॉर्डिंग जो एक्शंस होते हैं उसको बोलते हैं हम राइट। ओके, इमानुएल डर्किम के अकॉर्डिंग रिलीजन जो है वो एक ग्रुप फिनोमिना था। मतलब एक सोसाइटी के अंदर सभी लोग एक रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो उनके अंदर जो है एक सेंटिमेंट आता है, एकता की भावना का। ओके, बात करें रिलीजन में 2 चीज़ें इमानुएल डर्किम ने बताई थी, एक होता है सैक्रेड एंड एक होता है प्रोफेन। हर एक रिलीजन में कुछ चीज़ें होती है जो पवित्र होती है, जिनको अलग रखा जाता है, जिनकी पूजा करी जाती है और जो बहुत अच्छी मानी जाती है। दूसरी होती है अपवित्र, प्रोफेन मतलब जो होना ही नहीं चाहिए, जो करना ही नहीं चाहिए, ऐसी प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट जो सोशोलॉजिस्ट है वो हमारे हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने इकोनॉमिक रेलिवेंस ऑफ द रिलीजन दिया है, मतलब रिलीजन को, धर्म को इकोनॉमिक्स से जोड़ा था। उन्होंने ये समझा था कि कोई भी रिलीजन किस तरह से किसी भी सोसाइटी की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला था कि जो वेस्ट में प्रोटेस्टेंट है, प्रोटेस्टेंट्स की ऐसी नैतिकताएं है, उनके धर्म के अनुसार उनके अंदर ऐसी मतलब एथिक्स है, नैतिकताएं है, जिसकी वजह से वो बिजनेस में उतरे, जो कि कैथोलिक्स में नहीं थे। उन्होंने ये भी बोला कि भारत में जो कैपिटलिज्म है वो इसलिए नहीं आया क्योंकि भारत का जो रिलीजन है ना, वो उस चीज़ को प्रमोट नहीं करता। ओके, हिंदुइज्म एंड कास्ट, उन्होंने बोला था कंसिडर हिंड्रेस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हिंदुइज्म और कास्ट की वजह से ही इंडिया में जो है डेवलपमेंट नहीं हो रहा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स ने क्रिटिकल थ्योरी ऑफ रिलीजन दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से धर्म के नाम पर जो है लोगों को दबाया जाता है, या लोग जो जिस भी धर्म में होते हैं उस जो भी उनकी सोशल कंडीशन होती है उसको एक्सेप्ट करते हैं। वो एक वर्चुअल हैप्पीनेस देता है लोगों को। ओके, तो उन्होंने बताया था मटेरियलिस्ट कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री, रिलीजन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ मटेरियल कंडीशन ऑफ सोसाइटी। उन्होंने बोला था कि जिसके पास जितना ज़्यादा धन होगा उसके आइडियाज़ उतने अलग होंगे, उसका रिलीजन फॉलो करने का तरीका अलग होगा, और जिसके पास जितना कम धन होगा उसका रिलीजन फॉलो करने का तरीका अलग होगा। ओके, मतलब सोशल एग्जिस्टेंस डिटरमाइन कॉन्शियसनेस। जो तुम्हारा सोशल एग्जिस्टेंस है सोसाइटी में, तुम कहाँ लाई करते हो, उस पर ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस कितनी है।
ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अभी हमने सोशियोलॉजिस्ट के बारे में बात कर लिया, अब हम बात करेंगे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड सोसाइटी इन इंडिया। जब हम रिलीजन की बात करते हैं इंडिया में, तो उसके क्या क्या सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, रिलीजन कैसे आया, किस तरह से इसका फॉर्मेशन हुआ, किस तरह से इसको स्टडी किया गया, इन सब चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास आती है ओरिएंटलिस्ट एंड इंडोलॉजिकल अप्रोचेस। पहले ये जो वर्ड है ना ओरिएंटलिस्ट, इसको समझना होगा। ओरिएंटलिस्ट का मतलब ये है कि जब रिलीजन इंडिया में डिफाइन किया गया या इसकी स्टडी की गई तो वो ब्रिटिशर्स के थ्रू की गई थी। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जिस भी मतलब देश को, जिस भी जगह को अपना गुलाम बनाते थे, तो उनके ना कल्चर को वो अच्छे से स्टडी करते थे। क्यों करते थे कि वो कल्चर को स्टडी करके उनको ज़्यादा लंबे समय तक अपना गुलाम बना सके, इस वजह से वो ये करते थे। तो जब इंडिया में स्टडी की गई तो वो ब्रिटिशर्स के थ्रू की गई, और ब्रिटिशर्स जो थे वो वेस्ट से थे। ओके, और जो ईस्ट पार्ट था यानी कि एशिया में जब हमारा इंडिया था, उसकी स्टडी वेस्ट के थ्रू की जा रही थी। मतलब एक रिलीजन, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को स्टडी कर रहे हैं, वेस्ट के लोग ईस्ट के लोगों को स्टडी कर रहे हैं। तो उनका मानना था कि जो वेस्ट का रिलीजन है ना, जो ब्रिटिशर्स का रिलीजन है, वो सबसे ऊपर है, सबसे अच्छा है, और जो हिंदू रिलीजन है या जो इंडिया का रिलीजन है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा वर्ग है, वो मतलब बहुत सारी कुप्रथाएं हैं यहाँ पे, और इन सबको मॉडर्न तरीके में चेंज करना होगा। तो ओरिएंटलिस्ट अप्रोच क्या थी, मतलब ईस्ट और वेस्ट को दो भागों में डिवाइड करना, और वेस्ट को सुपीरियर रखना, और वेस्ट को जो है प्रोग्रेस पॉइंट रखना। इंडोलॉजिकल अप्रोचेस का मतलब क्या है, इंडोलॉजिकल को बोलते हैं हम इंडिया की सोशियोलॉजी की स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ओके, तो ओरिएंटलिज्म क्या होता है, डिस्कोर्स बेस्ड ऑन ईस्ट वेस्ट डाइकोटोमी विद वेस्ट एज द रेफरेंस पॉइंट फॉर प्रोग्रेस। एडवर्ड सैड्स क्रिटिक, एडवर्ड सैड ने जो है इसका क्रिटिक किया था, इसकी आलोचना की थी। उन्होंने बोला था ओरिएंटलिज्म प्रोवाइड आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन फॉर कोलोनिज्म एंड इट्स एक्सपेंशन। मतलब इन्होंने बताया था कि अगर हम ओरिएंटलिज्म को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ब्रिटिशर्स अच्छे हैं, ब्रिटिशर्स को गुलाम बना के रखना चाहिए इंडिया को, जिससे क्या होगा कि गुलामी और बढ़ेगी और इसको कोई रोक नहीं पाएगा, और जिससे जो है इंडिया में लूट बढ़ेगी। ओके, ओरिएंटलिस्ट डिस्कोर्स conceptualized the Orient rendering it susceptible to control and management by the West. ब्रिटिश colonial influence, ब्रिटिश की वजह से क्या, ब्रिटिश की गुलामी की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा, constructed an image of India that justified colonial dominance, मतलब एक इस तरह की इमेज बना दी गई इंडिया की जिससे ये लगे कि अगर ब्रिटिशर्स भारत पर राज कर रहे हैं तो वो एक अच्छी ही चीज़ है, वो बुरी चीज़ नहीं है। ओके, चलिए बात करते हैं इंडोलॉजी की। इंडोलॉजी क्या होती है कि इंडिया की जो सोशियोलॉजी है, रिलीजन है, उस चीज़ को स्टडी करना। तो इसकी जो इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंडोलॉजी की थी, मतलब इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर्स की स्टडी की थी रिलीजन के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने हेल्प ली थी ब्राह्मण्स की। किनकी? ब्राह्मण्स की ली गई थी, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट था, और टेक्स्ट जो था वो ज़्यादातर संस्कृत में ही था, और ज़्यादातर ब्राह्मण्स ही उनको पढ़ना जानते थे। तो जो स्टडी की गई वो ब्रिटिशर्स ने ब्राह्मण्स के थ्रू की। उन्होंने जो है टेक्स्ट को ट्रांसलेट करवाया और उसको समझने की कोशिश की गई। ओके, स्टडी ऑफ इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी ड्राइवन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव नीड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर ने इंडोलॉजी की स्टडी की, क्योंकि ताकि वो अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, अपना जो राज्य है, वो अच्छे से संभाल पाए। टेक्सचुअल व्यू की बात करें, रिलाइड ऑन स्क्रिप्चर एज द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कोलैबोरेशन विद ब्राह्मण, मैनी स्क्रिप्चुअल टेक्स्ट ट्रांसलेटेड विद द हेल्प ऑफ लोकल ब्राह्मण्स। जो लोकल ब्राह्मण्स थे उनकी हेल्प से जो संस्कृत में टेक्स्ट थे उनको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया, उनको समझने की कोशिश की गई। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन रिलीजियोसिटी। देखिए, जब तक ब्रिटिशर्स भारत में नहीं आए थे ना, उससे पहले मुस्लिम्स आए थे, जो मुग़ल शासक थे वो आए थे, फिर उस पहले हिंदू थे, फिर मुग़ल थे, फिर ये ब्रिटिशर्स आए थे।
तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो है मतलब हमारे इतिहास को हम देखें तो रिलीजन को सब लोग भूलते जा रहे थे। सब मुस्लिम हिंदू एक दूसरे से फ़र्क नहीं करते थे। बट जो है ब्रिटिशर्स थे, उनको ये डर था कि अगर ये हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे में फ़र्क नहीं समझेंगे, अपनी चीज़ों को नहीं अलग अलग करेंगे, तो हम कैसे राज कर पाएंगे। तो ब्रिटिशर्स की क्या नीति थी कि फूट डालो शासन करो। तो उन्होंने पहले तो स्टडी की कि कौन सा रिलीजन इंडिया में था प्रोमिनेंटली, तो वो था हिंदू रिलीजन। उसके बाद क्या आया, मुस्लिम रिलीजन आया। उसके बाद कौन आए, ब्रिटिशर्स आए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इंडियन सोसाइटी को हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दिया। हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करने के बाद हिंदू और मुस्लिम सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े। ओके, तो पहली बात तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन रिलीजियसिटी, ब्राह्मणिकल व्यू, ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग जो है स्टडी किया गया रिलीजन को। जेम्स मिल्स पीरियडाइजेशन, जेम्स मिल जो थे उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री लिखी थी। ओके, जेम्स मिल ने हिस्ट्री को किन पार्ट्स में डिवाइड किया, डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड। मतलब उन्होंने मेनली जो है हिस्ट्री जब डिवाइड की तो उन्होंने पहले हिंदू लिखा कि ये हिंदू राष्ट्र था, फिर उसके बाद मुस्लिमों ने राज किया है, एंड देन ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड में क्रिश्चियनिटी थी लेकिन उसको मेंशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता नहीं। हिंदू और मुस्लिम मेंशन किया तो उससे हिंदू और मुस्लिम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े। होमोजेनाइज्ड हिंदू आइडेंटिटी, ओरिएंटल इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ट्रेस्ड इंडियन रिलीजियसिटी थ्रू वैदिक स्क्रिप्चर्स, रिड्यूसिंग डाइवर्सिटी टू अ होमोजेनियस हिंदुइज्म। मतलब जब वेस्ट के थ्रू ये स्टडी की गई हिंदू सोसाइटी की, तो वो वैदिक स्क्रिप्चर्स और मतलब टेक्स्ट थे उनकी हेल्प से की गई। ओके, कॉलोनियल इम्पैक्ट ऑन रिलीजन, मतलब जो गुलामी थी उसकी वजह से धर्म पे क्या फ़र्क पड़ा। कॉलोनियल्स कंस्ट्रक्ट यूज्ड इन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, मतलब जब हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था तो उस समय पे उन्होंने अपना एक वो रिलीजन वाले जो चीज़ें थी वो उनको बढ़ावा दी। तो उससे क्या हुआ कि ज़्यादातर लोगों ने उसको समझा और उसको माना भी। और जब उन सबको मान लिया गया तो हमारे कुछ नेशनल लीडर्स थे जैसे कि राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इन्होंने ये बोला अच्छा इन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमारा तो देश जो था वो हिंदू राष्ट्र था, इंडिया एक हिंदू राष्ट्र था, तो अब ब्रिटिशर्स हम पे क्यों राज कर रहे हैं, हमें तो अपना एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। इससे क्या हुआ कि जो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी उसको स्ट्रॉन्गनेस मिली। अंग्रेज़ों का मोटिव क्या था कि हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड कर दो, इससे हम ज़्यादा लंबे समय तक राज कर पाएंगे। लेकिन इसका उल्टा हुआ, हिंदूज जो कम्युनिटी थी उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ ये हमारी जगह है, हमारी भूमि है, हमें इस पर अपना पूरा अधिकार चाहिए। ओके, हिंदू नेशनलिज्म को बढ़ावा मिला और जो माइनॉरिटीज़ थी उनको भी साथ लेके जो है चला के मतलब आंदोलन चलाए गए। ओके, आ जाते हैं 7.4 सब मेजर रिलीजन्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन पाए जाते हैं। मतलब इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, यहाँ पे हर एक रिलीजन की जो है मतलब रिस्पेक्ट की जाती है, और चाहे लोग उसको फॉलो करें ना करें बट दूसरे को फॉलो करने देते कि जो आपका रिलीजन है आप मतलब फॉलो करो, हमारा रिलीजन हम फॉलो करेंगे। तो एकोमोडेशन की जो कैपेबिलिटी है इंडिया की वो इसको एक यूनिक आइडेंटिटी देती है। ओके, चलिए बात करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन इन इंडिया। सेंसस के अकॉर्डिंग 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हिंदू जो थे इंडिया में 79.80% थे, मुस्लिम 14.23%, क्रिश्चियन 2.30%, सिख 1.72%, बुद्धिस्ट 0.70%, जैन 0.37% और बाकी जो रिलीजन थे या बाकी धर्म को मानने वाले लोग थे 0.66%। इसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो किसी भी धर्म को नहीं मानते थे या बताना नहीं चाहते थे, तो रिलीजन नॉट स्टेटेड थे 0.20%। ओके, चलिए अब हम मेजर रिलीजन्स की बात करेंगे जो कि इंडिया में थे। पहली बात तो है हिंदुइज्म, डिबेट ऑन क्लासिफिकेशन, मतलब हिंदू जो वर्ड है ना, हिंदुइज्म जो वर्ड है इसी पे डिबेट है। इस पे क्या डिबेट है कि हिंदू को आप देखोगे तो ये एक जगह से नहीं आया, ये बहुत सारे मतलब आप साउथ इंडियन हिंदूज़ को देखोगे तो वो अलग मिलेंगे, नॉर्थ इंडियन को देखोगे तो वो अलग हिंदू मतलब अलग
कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, ईस्ट इंडियन अलग फॉलो करते हैं, वेस्ट इंडियन, मतलब हर एक जो सोसाइटी है ना, हिंदू सोसाइटी, वो अलग अलग रिलीजन को फॉलो कर, अलग अलग प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है। तो कुछ का ये मानना था कि जो ये वर्ड हिंदुइज्म है ना, ये क्या है, अलग अलग प्रैक्टिसेस को एक अम्ब्रेला के नीचे, जैसे एक छाता है और उसके नीचे अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस को एक साथ रख दिया है, उसको हम हिंदुइज्म बोलते हैं। ओके, जैसे कि ये भी बोला जाता है जो हिंदू वर्ड है ना, ये अरब्स ने बोला था। अरब्स के अकॉर्डिंग हिंदू वो लोग होते थे जो इंदुस रिवर के उस साइड रहते थे, तो अरब्स के अकॉर्डिंग हिंदू ये कम्युनिटी थी। ओके, हिंदुइज्म डिबेट्स ऑन क्लासिफिकेशन सीन एज अ वे ऑफ लाइफ रेदर देन अ रिलीजन। हिंदुइज्म को हम एज जीने का तरीका समझते हैं, ना कि एक धर्म। टर्म हिंदुइज्म कंसिडर्ड अ वेस्टर्न कॉइनेज बाय मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग हिंदुइज्म जो है वो ब्रिटिशर्स ने दिया था। मल्टीप्लिसिटी, नो सिंगल फाउंडर, नो कॉमन बिलीफ और प्रैक्टिस इज पॉलीथीसिटिक विद इन्यूमरेबल गॉड। मतलब हिंदुइज्म का कोई सिंगल फाउंडर नहीं है, कोई एक सिंगल बिलीफ या कोई प्रैक्टिस नहीं है जिसको सभी हिंदू फॉलो करते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा पॉलीथीसिटिक और बहुत सारे गॉड्स इसमें हैं हिंदुइज्म में। ओके, फील्ड व्यू वर्सेस बुक व्यू। अब जो एम.एन. श्रीनिवास थे, ये हमारे सोशियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये बोला था कि आपने हिंदुइज्म को किसके थ्रू पढ़ा है, ब्राह्मण्स के थ्रू, ब्राह्मणिकल व्यू के थ्रू। आपने जो टेक्स्ट थे उनको ट्रांसलेट करा लिया और उसको समझ लिया, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी हिंदू सोसाइटी समझ में आ गई, उसके लिए आपको फील्ड व्यू भी लेना पड़ेगा। अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के हिंदू अलग अलग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, और ये ट्रू है, ये जब भी पता चलेगा जब आप फील्ड व्यू करेंगे, उन जगहों पे जाके देखेंगे। ओके, कास्ट सिस्टम की बात करें, कास्ट सिस्टम सेंट्रल है हिंदू सिस्टम में। हर एक हिंदू सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगा कि धर्म, कर्म, मोक्ष जो है इस कास्ट सिस्टम को जस्टिफिकेशन देते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या है, धर्मा। धर्म का मतलब क्या होता है, राइटियस एक्ट, मतलब जो भी आप काम करें वो अच्छा करें। अर्थ का मतलब क्या होता है, राइटियस परस्यूट टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आप अपनी ज़रूरतें कमाई कर रहे हैं या जो भी आजीविका आप कमा रहे हैं वो अच्छे तरीक़ों से कमाएं, चोरी चकारी ना करें। काम का मतलब क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, अपनी इच्छाओं की पूर्ति। मोक्ष का मतलब क्या है, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। हिंदू सोसाइटी में ये माना जाता है कि हर एक इंसान के पास एक आत्मा होती है, वो आत्मा मरती नहीं है, शरीर मर जाता है, आत्मा नश्वर है, शरीर जो है वो नष्ट हो जाता है। तो अगर आप अच्छे काम करेंगे और अच्छी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप ये जो आपकी आत्मा है ना, उसको भी मुक्ति मिल जाएगी, जिससे आप जन्म और मरण की जो साइकिल है उससे हट जाएंगे। कर्मा, डीड्स अफेक्टिंग फ्यूचर एग्जिस्टेंस, मतलब जैसे ही कर्म होंगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे, ये आपने सुना होगा। संसारा जो मैंने बताया, साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, मतलब एक आत्मा है, वो आपकी शरीर आपका मर गया बट वो आत्मा दूसरी जगह जन्म लेती है, दूसरी जगह जाती है, तो इसको साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं संसारा। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा रिलीजन है वो है इस्लाम। इस्लाम जो है वो ओरिजिन इसका अरेबिया में हुआ था 6th सेंचुरी में। ओके, ये एक मोनोथीसिटिक रिलीजन है, मतलब एक ही चीज़ फॉलो की जाती है जो कि कुरान एक होली बुक है। इसके 5 पिलर्स है, फेथ इन क्रीड, ऑफरिंग नमाज, पेइंग ज़ाकत, फास्टिंग ड्यूरिंग रमज़ान एंड पिलग्रिमेज टू मक्का। ये 5 पिलर्स है, इनको फॉलो करेगा कोई भी मुस्लिम तो वो जो है अच्छा माना जाएगा उसके लिए कि हाँ वो एक प्रॉपर रिलीजन को फॉलो करने वाला है। सेक्ट्स क्या होते हैं, इसमें 2 तरह के धर्म होते, मतलब इस्लाम में भी 2 तरह के सेक्ट्स होते हैं, एक होता है सुन्नी, एक होता है शिया। सुन्नी जो होते हैं वो प्रोफेट मोहम्मद की अथॉरिटी को मानते हैं, जो कि शिया है वो सक्सेशन बिलोंग्स टू इमाम को फॉलो करते हैं। कास्ट सिस्टम की बात करें, बाकी वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ अदर देन इंडिया, कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं मिलेगा इस्लाम में, बट जब आप इंडियन मुस्लिम्स की बात करते हैं तो इंडियन मुस्लिम्स में कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है। वो क्यों देखने को मिलता है, दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ हिंदुइज्म ऑन इस्लाम। जो मोस्टली जो पीपल है स्टार्ट ऑफ द, जब मुगल एम्पायर आया था तो हिंदू टू मुस्लिम कन्वर्ट हुए थे, बट उस कन्वर्शन के दौरान उन्होंने अपनी कास्ट की जो सर्टिफिकेशन है उसको चेंज नहीं किया। कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर सिग्निफिकेंट इन शेपिंग इंडियाज कंपोजिट कल्चरल हेरिटेज।
मतलब इस्लामिक सिस्टम का बहुत ज़्यादा हेल्प रही है एक कंपोजिट कल्चरल हेरिटेज बनाने में। ओके, थर्ड बात करें सिखिज़म की। सिखिज़म जो है एक न्यू रिलीजन माना जाता है। इसकी डेवलपमेंट गुरु नानक जयंती, इसका फाउंडेशन जो है गुरु नानक जी के द्वारा किया गया था 15वीं सेंचुरी में। गुरु नानक जी और गुरु नानक जी कबीर की तरह एक ही विश्वास में, एक ही भगवान में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि कोई जाति नहीं है, कोई अलग मतलब कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, सभी इंसान बराबर है और एक ही खुदा है, एक ही भगवान है, एक ही रब है जिसको हमें मानना चाहिए। और उनके अकॉर्डिंग जो है मतलब उन्होंने ये माना था कि सब एक दूसरे की हेल्प करें। वो जो थे निर्गुण सेंट्स थे। मतलब जो पहले जाति प्रथा चली आ रही थी हमारे इंडियन सिस्टम में, हिंदुज़म में, उसको हटाने के लिए सिखिज़म का ओरिजिन हुआ था। ओके, इसमें अपोजिशन किया गया था कास्ट सिस्टम के थ्रू। और कोर टीचिंग क्या थी? 3 टीचिंग है जिनको पंजाबी में बोलते हैं नाम जपना, कीर्ति करना, वंद चखना। नाम जपना का मतलब ये होता है ऑलवेज रिमेम्बरिंग गॉड, हमेशा भगवान को याद करो। कीर्ति करनी मीन्स मतलब जो भी आप कमाई कर रहे हो, जो भी आपकी लाइवलीहुड है, वो एक अच्छे ईमानदार तरीके से होनी चाहिए। वंद चखना मीन्स जो भी आपको मेहनत का फल मिला है उसको सभी में बांट के खाओ। ओके, तो इन्होंने संगत और पंगत का जो इंस्टीट्यूशंस थे वो बनाए थे। मतलब इक्वालिटी और कमेंसलिटी को उन्होंने बढ़ावा दिया था। कमेंसलिटी मतलब साथ बैठ के खाना खाना। इनके अकॉर्डिंग सब एक ही बराबर है और कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। और साथ में इन्होंने लंगर भी चलाए जिसमें सभी लोग जो है एक साथ बैठ के खाना खाते थे। आदि ग्रंथ जो वो होली बुक है जिसके अंदर भक्ति और सूफी संत की कविताएं हैं। जो मतलब लोअर हिंदू कम्युनिटी या लोअर मुस्लिम कम्युनिटी के जो पोइट्स थे उनकी पोएम्स जो है वो आदि ग्रंथ में हमें देखने को मिलती है। गुरुशिप मतलब आफ्टर गुरु नानक जो है 9 सक्सेसिव गुरुज देखने को मिले जिन्होंने सिख फिलोसफी और प्रैक्टिसेस में बढ़ावा दिया। ओके, नेक्स्ट रिलीजन हम पढ़ने वाले क्रिश्चियनिटी की। क्रिश्चियन कम्युनिटी स्पेशल एंड डेमोग्राफिक डायमेंशन। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। मतलब आप ये देखेंगे कि कुछ एरियाज़ में तो क्रिश्चियन है और कुछ में बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम्पल केरला, गोवा, तमिल, एंग्लो इंडियन, नागा एंड नॉर्थ ईस्ट इंडियन क्रिश्चियन। मतलब हर एक अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। सेंसस की अकॉर्डिंग बात करें तो 18 मिलियन क्रिश्चियंस हमारे इंडिया में है जो कि हमारी पॉपुलेशन का 2.43% थे अकॉर्डिंग टू 1981। और अकॉर्डिंग टू 1991 बात करें तो ये थे 2.32% ऑफ पॉपुलेशन। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अनइवन है इंडिया में। मतलब हाई कंसंट्रेशन इन मेघालय में टोटल 52.6% क्रिश्चियंस देखने को मिलते हैं। नागालैंड में 80%, केरला में 20%, मणिपुर में 29.7%। लो कंसंट्रेशन, सबसे कम कंसंट्रेशन हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है जो कि 0.14% है। मध्य प्रदेश में 0.7%, राजस्थान में 0.12% और उत्तर प्रदेश में 15%, 0.15%। बिलीफ और प्रैक्टिस की बात करें तो सभी एक ही चीज़ पे बिलीव करते हैं, जीसस में, जो कि मतलब मसीहा था। और यहाँ पे एक थ्योरी चलती है वर्जिन बर्थ की। मैरी जो थी एक वर्जिन थी जिन्होंने बिना शादी के, बिना मतलब बायोलॉजिकली एक बर्थ दिया बच्चे को जिसका नाम जीसस था, जो कि एक भगवान का भेजा हुआ दूत था। पोवर्टी और ह्यूमिलिटी मतलब जो जोसेफ थे वो मतलब ओरिजिनल फादर नहीं बट हाँ उस मैरी के हस्बैंड जो कि जीसस के फादर भी बोले जाते हैं, सांसारिक पिता जिनको बोलते हैं वो थे। और उनका जन्म जो हुआ था जीसस का वो बहुत ज़्यादा गरीबी में हुआ था। तो यहाँ पे जो टीचिंग्स हमें देखने को मिलती है वो पोवर्टी, मीकनेस और ह्यूमिलिटी के ऊपर देखने को मिलती है कि उनको भी हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। लिबरेशन थियोलॉजी जब 1960s में, लेट 1960s में रोमन कैथोलिक चर्च में एक मूवमेंट चलाया गया जिसमें ये बढ़ावा दिया कि कोई भी गरीब नहीं रहना चाहिए और हमें सबके हेल्प करनी चाहिए। लिबर्टी पे एम्फेसाइज किया गया। ओके,
जिससे कि सोशल जस्टिस हो सके। नेक्स्ट रिलीजन हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म की बात करें तो ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। बुद्धिज़्म जो फाउंड किया था वो किसने किया था? गौतम बुद्धा ने 6th सेंचुरी BC में। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें मोनार्कियल किंगडम एंड घना संघास रिपब्लिकन टेरिटरीज। मतलब गौतम बुद्ध के टाइम पे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थे वो मोनार्कियल थे, मतलब एक के बाद एक जो राजा चलते हैं, और घन संघास थी, कलान में जो होता है वो टेरिटरीज डिवाइड थी। जो खुद गौतम बुद्ध थे वो साक्या कलान के राजा के पुत्र थे। ओके। इकोनॉमिक कंटेक्स्ट की बात करें वेल्थ फ्रॉम राइस कल्टीवेशन एंड आयरन और अर्बनाइजेशन। मतलब इस समय जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो था चावल की खेती और आयरन के ओर्स। और इस समय जो मेडिवियल मतलब ये जो पीरियड था ना, ये अर्बनाइजेशन का पीरियड था। फिलोसफिकल आइडियाज़ की बात करें रिजेक्शन ऑफ ब्राह्मणिज्म। बुद्धिज़्म में ब्राह्मणिज्म को रिजेक्ट किया गया था। चैलेंजिंग ऑथोरिटी ऑफ वेदास, प्रमोटिंग मटेरियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। सिंपैथी फॉर ऑप्रेस्ड ग्रुप, जो निचले वर्ग थे या जो मतलब बिल्कुल नीची जाति थी, उनको हेल्प किया गया था। व्यूड एज एन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल सोल्यूशन टू कास्ट ऑपरेशन। नेचुरल कॉस्मिक राइज एंड डिक्लाइन, मतलब एक नेचुरल कॉस्मिक राइज और डिक्लाइन पे विश्वास करते थे। थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को फॉलो किया गया इंस्टेड ऑफ वैदिक थ्योरी ऑफ कर्मा पे। इंडिपेंडेंस फ्रॉम राइटिस, भगवान को नहीं मानते थे। गवर्नमेंट ओरिजिन बेस्ड ऑन सोशल चेंज नॉट ऑन डिवाइन इंटरवेंशन। मतलब जो ब्राह्मणिकल व्यू है उसके अकॉर्डिंग जो ब्राह्मण है वो जो जब हम वर्ण सिस्टम को पढ़ते हैं तो ये माना जाता है विष्णु के जो मुख से जन्म लिया उन्होंने वो ब्राह्मण, जो हाथों से वो क्षत्रिय, जो थाइस से वो वैश्य, और जो मतलब पैरों से आए वो शूद्र थे। तो उनका ये मानना था ब्राह्मण्स जो है वो अच्छे से रूल कर सकते हैं। बट बुद्धिज़्म ने माना कि जो रूलर्स है ना ये सोसाइटी ने बनाए हैं, ये किसी भगवान ने नहीं बनाए। जो ये सोसाइटी ये डिसाइड करती है कि किसको आगे नेता बनाना चाहिए, ना कि भगवान। तो ये सब बुद्धिज़्म की टीचिंग्स थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।